जी जी ठीक है सर। क्योंकि मैं उसके बाद मैं और आगे भी बढ़ूंगी, अपने में और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन सर एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं हमारे पास इस वक्त सबसे एडवांस्ड एयरफोर्स के लिए राफेल को हम देखते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि मिग 29 की अपनी अलग भूमिका रही है, या हम जब सुखोई 30 MKI की बात करते हैं, तो सर ऐसे कई हमारे पास फाइटर प्लेन्स हैं, लेकिन सर राफेल को एडवांस फीचर के तौर पर हम जब देखते हैं कि हमारी सप्लाई चाहे कहीं से भी आई हो, लेकिन उसमें इंडिया का योगदान रहा। मैन्युफैक्चरिंग की जब बात आई तो प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि मैन्युफैक्चरिंग अब उसकी, यानी कि जो असेंबल किया जाएगा उसे असेंबल करने का काम हम कोशिश करेंगे कि भारत में शुरू कर दिया जाए। तो सर ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इंडियन एयरफोर्स के लिए भी क्या आप भी मानते हैं कि ये वाकई बहुत अच्छा कदम है और एक नेक पहल भी है कि जब यहाँ हम ब्रह्मोस मिसाइलों की भी बात करते हैं, जिस तरीके से हमारे फाइटर जेट्स में अब उसे भी पूरी तरीके से प्लान किया जा सकता है, तो सर ये जो मैन्युफैक्चरिंग अगर हम अपना और स्ट्रॉन्ग कर दे तो भारत की शक्ति और तेजी के साथ बूस्टअप करेगी। जी सुरभि, जैसा मैंने बताया कि लोग थोड़ा सा आत्मनिर्भरता को गलत तरीके से ले लेते हैं कि हम सब कुछ यहाँ प्रोड्यूस करें। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ही मैन्युफैक्चरिंग का है। आपको सबसे पहले हर चीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। सपोज मैं फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, आज की डेट में आपका रिक्वायरमेंट है फाइटर एयरक्राफ्ट का, चलिए साहब आपके पास इंजन नहीं है, कोई बात नहीं, मैन्युफैक्चरिंग आपके यहाँ होगी, आप इंजन इंपोर्ट कर लीजिए, कभी ना कभी तो बनेंगे हमारे यहाँ भी। आज आपके पास मिसाइल्स नहीं है तो एयरक्राफ्ट बनाइए, आप मिसाइल्स इंपोर्ट कर लीजिए। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप कहीं से ये डील करिए कि भाई हम महंगे फाइटर एयरक्राफ्ट करेंगे पर हमें ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी करिए, हमें मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ करनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग से एक तो आपके यहाँ इतनी पॉपुलेशन है तो उससे आपके जॉब्स क्रिएट होते हैं, टैलेंट बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, और आत्मनिर्भर का मतलब 100% नहीं है। मैं तो कहता हूं अगर मैन्युफैक्चरिंग आपके यहाँ है और 10% भी इक्विपमेंट आप अपने बना रहे हैं, धीरे धीरे आप उसमें बढ़ोतरी करते रहेंगे तो भी आप आत्मनिर्भरता की तरफ सही तरीके से बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि तेजस प्रोग्राम बहुत पीछे हो गया। हमारे एयर चीफ ने कई बार ये बात बोली, अमेरिका ने भी इंजन देने में देरी की। हम कावेरी इंजन बना रहे थे प्रोजेक्ट, हम उतनी पावर उसमें जनरेट नहीं कर पाए, प्रॉब्लम्स हुई, प्रोजेक्ट को शट ऑफ किया, फिर से प्रॉब्ली स्टार्ट किया गया और हम जल्दी शायद उसको फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बना लेंगे। तो ये अब जैसे Su-57 के लिए रशिया हमको काफ़ी मना रहा है कि भाई आप हमसे ले लीजिए, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ले लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट जनरेशन L-51 इंजन भी दे दूंगा। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये बस यही ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करनी है। राफेल डील में ये हमारे साथ एक नुकसान होगा जो आगे जाके नहीं भी हो सकता कि हमें सोर्स कोड नहीं मिलेगा। और अभी तक जो डील की बात हो रही है इसमें ये हो रहा है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया में भी होगी। तो डील है, थोड़ा तुम झुकोगे थोड़ा हम झुकेंगे, वो बहुत बड़ी डील है। तो अब सोर्स कोड होने से क्या होता है कि आप जो भी अपने वेपन्स मिसाइल्स बनाते हैं, देखिए फाइटर एयरक्राफ्ट की वैल्यू तब तक है जब तक उसके पास दूर तक मार करने वाली एक्यूरेट मिसाइल्स हैं। जितनी अच्छी मिसाइल्स होंगी फाइटर एयरक्राफ्ट की वैल्यू उतनी है। आपने अस्त्रा मार्क 3 अगर आप तेजस पे लगा दीजिए तो F-35 का मुकाबला करेगी वो। तो इसलिए सोर्स कोड होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल को जिस कंट्री से आप हथियार खरीद रहे हैं वो किस गोद में जाके बैठ जाएगा किस वॉर में आपको नहीं पता। अगर आपके वेपन्स की सप्लाई नहीं हुई तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है, वो सोर्स कोड जरूरी है अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, जिससे आप अपने हथियार अपने यहां बना सकें। और हमारा जो फोकस एक्चुअली है, चाहे आकाश हो या ब्रह्मोस भी इंडिजिनस वेपन ही है। तो ये है कि एयरक्राफ्ट और हथियार हम कहीं से भी खरीद लें, लेकिन वेपन्स हमें अपने यहां प्रोड्यूस करने चाहिए, क्योंकि जब भी कोई वॉर हो तो उसकी सप्लाई चेन में दिक्कत ना आए, फॉरेन कंट्रीज के साथ वो आ सकती है। ठीक है सर, अब मैं आपके पास लौटूंगी और हमारे साथ इस वक्त ब्रजेश कुमार जी भी मौजूद है। आप रिटायर्ड मेजर जनरल है सर। सर मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, जब हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी में हमने उस तकनीक की रणनीति को भी समझने का प्रयास किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरीके से लगातार मजबूती के साथ में इंडियन आर्मी को और बढ़ावा देने की कोशिश हमारे भारत सरकार की ओर से भी की जा रही है। हमने नए नए वेपन्स का भी इस वक्त हमने देखा है कि सौंपा गया है इंडियन आर्मी को, और बड़े ऑपरेशन चाहे वो 1947 के समय से इंडियन आर्मी ने अंजाम दिया है। और इसके साथ में आज की जब स्थिति की हम बात करते हैं, क्योंकि सर अब तक मैं भी जैसे 3 बार LOC पर जा चुकी हूं, मैं कवर भी कर चुकी हूं और मैंने वहां उन वेपन्स को देखा, चाहे मशीन गन्स की बात करें, चाहे हम थर्मल स्क्रीनिंग की भी बात करें कि किस तरीके से हम
उन दुश्मनों को भी डिटेक्ट कर लेते हैं जो कि छुप के वॉर करने की कोशिश करते हैं, उनके सिर्फ मूवमेंट मात्र से। तो सर, ये तकनीक का सहयोग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी युद्ध में? सुरभि, मैं इस विषय में 3 चीज़ें कहूँगा जी। पहला है डॉक्ट्रीन। आर्म फोर्सेस में, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स, जी। हालात के मुताबिक जैसे टेक्नोलॉजी चेंजेस आती हैं, इक्विपमेंट आर्ममेंट चेंजेस आती हैं, दुश्मन के पास में क्या क्या अस्त्र वस्त्र है, उसके ऊपर डॉक्ट्रिन बनाते हैं और उस डॉक्ट्रिन के माध्यम से अपने लोगों को ट्रेन करते हैं। तो आपका प्रश्न था कि 47 से 2026 तक इतनी चेंजेस हो गए, तो हमारी डॉक्ट्रिन जो है हमेशा बदली होती रहती हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और फॉरवर्ड लुकिंग होती है। वो नहीं चाहते कि हम अपने लोगों को ट्रेन करें पुराने युद्ध को देख करके और अगला युद्ध को और तरीके का हो, ये कहानी सुनने में आती है। तो उसके लिए हमारी डॉक्ट्रिनल चेंजेस चलती रहती है। जी। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। आर्मी या एयरफोर्स या नेवी, जब तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चीन के साथ में बॉर्डर तक रोड्स नहीं है, या एयर बेसेस नहीं है, या नेवल बेसेस नहीं है, तो हम नहीं लड़ पाएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत समय लगता है बनने में, वो एक दिन में तैयार नहीं होती, वो 10-20 साल लग जाते हैं। तो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, कैपिटल इंटेंसिव है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मनोबल। आप सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव मॉडर्न हथियार रख लें, विल टू फाइट, जॉइंटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें देश का बड़ा रोल है। आजकल सेनाएं नहीं लड़ाई करती हैं, बल्कि पूरा देश लड़ाई करता है, और क्योंकि पूरे देश का उनके पास समर्थन रहता है, हाँ। इस वजह से उनका मनोबल तेज रहता है और वो अच्छी लड़ाई कर पाते हैं। सर, क्या आप ये मानते हैं कि नए युग के साथ में एक नई तरीके की युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि तकनीकों के साथ तो हम लड़ाइयाँ लड़ ही रहे हैं, युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इस युद्ध में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी इन्वॉल्वमेंट रखता है। बिल्कुल, एक्चुअली ये हमारी जो आजकल लड़ाइयाँ चल रही हैं जी, इसको हम कहते हैं ग्रे जोन ऑपरेशन। इसका मतलब जो लड़ाई है नॉन किनेटिक है। किनेटिक का मतलब है अस्त्र और शस्त्र से वॉर करना जी। तो किनेटिक वॉर होता है कि जहां एक टैंक दूसरे टैंक से युद्ध कर रहा है, एक हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज के साथ में फाइटर एयरक्राफ्ट लड़ाई कर रहा है। नॉन किनेटिक है जहां बिना अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल किए हम लड़ाई करते हैं। ये उसमें आता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, या इस तरह की चीज़ें आती हैं। उसी तरीके से एक तो का ऑपरेशन होता है कॉन्टैक्ट वॉर एंड नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट वॉर का मतलब है एक सैनिक दूसरे सैनिक के साथ जूझता है, जैसे टैंकों की लड़ाई हुई, इन्फेंट्री की लड़ाई हुई, या शिप के एक दूसरे पर चढ़ गए। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब है आपने दूर से स्टैंड ऑफ लड़ाई की, जैसे हमने ज़्यादातर किया सिंदूर के अंदर। हमारे हवाई जहाज या मिसाइल अपने देश की सीमा में रह करके उधर चले गए। तो ये जो मैं कह रहा था ग्रे जोन ऑपरेशंस देश के बीच ये चलता रहता है। अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर तो चल रहा है 4 सालों से, लेकिन अगर हम देखते हैं तो रशिया और नेटो कंट्रीज के बीच में ग्रे जोन ऑपरेशन बहुत तगड़ा चल रहा है। क्या है ये ग्रे जोन ऑपरेशन? जैसे बताया, इंफॉर्मेशन की वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल की वॉरफेयर, एक दूसरे के अंडर सी केबल्स को कट करने की वॉरफेयर, एक दूसरे के ऊपर शिप्स को भेजने की वॉरफेयर। तो बिना एक्चुअल फिजिकली फाइट किए हुए दिमाग से परेशान करना, विध्वस्त करना, इस तरह की वॉर चल रही हैं, और ये इस तरह की चीज़ें चलती रहेगी। उसमें देखेंगे कि देश के मनोबल को कमज़ोर करने की क्षमता आपके पास में होनी चाहिए, बाय झूठ फैला करके, मिथ्य फैला करके, गलत चीज़ फैला करके, और स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग के द्वारा। तो ये ग्रे जोन ऑपरेशन एक बिल्कुल लड़ाई का तरीका है जो कि 21st सेंचुरी में बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है। और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को और एक तरीके से नई दिशा देने का प्रयास सोशल मीडिया भी आज के वक्त में कर रहा है। बिल्कुल, सोशल मीडिया तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन,
और हम लोगों ने उसको बहुत करीब से देखा है ऑप सिंदूर के समय में जी। किस तरीके से सोशल मीडिया हमारा हो पॉपुलर था और किस तरीके से हमारे अगेंस्ट जो सोशल मीडिया पाकिस्तान का था या हमारे एडवर्सरी का था, और कैसे हम लोगों ने साधन जुटाए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और हमारी मैसेजिंग को और पुख्ता करने के लिए। जी। अगर आपने देखा हो, सब दर्शकों ने सबने देखा होगा कि जो हमारी जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसके अंदर भी हमारे वुमेन ऑफिसर्स थे एयरफोर्स की और आर्मी की, तो हम मैसेजिंग दे रहे थे कि हम कितने जॉइंट ऑपरेशंस हैं, पूरा देश को लेके चलते हैं और दुश्मनों को दिखाना चाह रहे थे। तो इस तरह के करके जैसे आपने बताया सोशल मीडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जो कि आज जो देश इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी है, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी भी है। अगर हम मनोबल अपना बढ़ा सकते हैं या दुश्मनों का घटा सकते हैं जो हमारे एडवर्सरीज हैं, तो ये बड़ी बड़ी बहुत उपलब्धि होगी, क्योंकि लड़ाई जीती या हारी आखिर में दिमाग से ही होती है। बिल्कुल सर, क्योंकि आपने हार और जीत की बात की, हमने देखा था कि 1965 के समय में जब हमने भारत और पाक युद्ध देखा तो 13 दिन के अंदर ही फैसला आ गया था। 90,000 सैनिकों को जो पाकिस्तान के थे उनको हमने सरेंडर भी करवाया था। और उसके बाद हमने 1999 के कारगिल युद्ध की उस लड़ाई को देखा, जब किस तरीके से जो सभी चोटियों पर ऑक्यूपाई करने की कोशिश तो पाकिस्तान की ओर से की गई, लेकिन उनके मंसूबों पर साफ तौर पर हमने पानी फेर दिया और उसे विश्व की सबसे ऊंची लड़ाई आज तक में की जाती है कि इतनी ऊंचाई पर भी इतनी मजबूती के साथ कोई सेना कैसे फाइट कर सकती है। और ये उस वक्त का हम जिक्र कर रहे हैं जिस वक्त हमारे तकनीक बहुत मजबूत नहीं थी। लेकिन आज के 2025-26 की जब हम बात करते हैं तो 2025 के समय में जब हमने ऑपरेशन सिंदूर होते हुए देखा, हमने देखा कि तकनीक का इस्तेमाल किया गया, साइकोलॉजिकल वॉर भी इसमें इन्वॉल्व हुआ और इसी वजह से हमने सोशल मीडिया का जिक्र किया। और थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि ड्रोन का सहारा हम ले रहे हैं। हमने ये भी देखा कि जिस वक्त 93,000 सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर भारतीय सेना ने कर दिया था, वो रियल फुटेजेस को हमने आकलन किया था। लेकिन आज के वक्त में एआई का इस्तेमाल करके पाकिस्तान हर बार ये कह देता है, देखिए हमने तो राफेल को मार गिराया, देखिए भारत तो झूठ की मनगणना कर रहा है। तो सर आप क्या ये मानते हैं कि एआई का इस्तेमाल दुश्मन देश गलत तरीके से कर रहे हैं और या एआई का इस्तेमाल कोई भी देश बहुत बेहतरीन तरीके से इस वक्त नहीं कर पा रहा है? सुरभि, ये जो लड़ाइयाँ का आपने जिक्र किया 1971 का, जहाँ हमारे पास में 93,000 प्रिजनर्स हमको पाकिस्तान से आ गए थे, हमने बांग्लादेश को एक तरीके से उसका जन्म दिया उसको, लेकिन अभी तक बेसिक प्रिंसिपल्स लड़ाई की नहीं बदली होती है। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ 1971 की लड़ाई का। मैं नया उन दिनों ऑफिसर बना था, बहुत जोश था उन दिनों। तो उन दिनों भी ये जो मिस इन्फॉर्मेशन की बात है उसका बड़ा भरपूर फायदा उठाया इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेशन। 2-3 घटनाएं हुई शाम के समय, करीब हर एक दिन, मेरे ख्याल 6 या 7 तारीख के बाद में फील्ड मार्शल मानेकशॉ, उन दिनों जनरल मानेकशॉ मैसेज दिया करते थे, आप क्यों लड़ रहे हो, आप घिर गए हो, आप मारे जाओगे। जिस होटल में, ठीक है सर, माफ़ी के साथ मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है। मैं आपके पास इसी जवाब के साथ लौटूंगी, लेकिन आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। यहाँ हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।